हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हम वायुमंडल के संगठन संरचना को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम इंसोलेशन या सूर्य तप को पढ़ चुके हैं, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। साथ में हमने देखा कि तापमान क्या होता है और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के पेज पर जाकर के भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि जो तापमान है उसका वितरण किस तरह से होता है। तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में किस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान का क्षैतिज वितरण आज हम देखेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से यहां क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अक्षांशीय आधार पर तापमान का वितरण किस तरह से प्रभावित होता है। अक्षांशीय आधार पर यानी भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तरफ या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जब हम आते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में तापमान किस तरह से परिवर्तित होता है। देखिए, जो तापमान का जो वितरण होता है वो हमेशा दो आधार पर होता है। ठीक है, एक तो क्षैतिज आधार हो सकता है, एक लंबवत आधार हो सकता है। और इस क्षैतिज और लंबवत आधार के अंदर भी हम दो तरह से तापमान का अंतर समझ सकते हैं। एक होता है स्थानिक वितरण और दूसरा होता है कालिक वितरण। स्थानिक का मतलब होता है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, और कालिक का मतलब होता है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर क्षैतिज वितरण किस तरीके से बदल रहा है वो तो स्थानिक वितरण हो जाएगा। क्षैतिज के अंदर ही जो भी वितरण को हम पढ़ रहे हैं वो दो तरीके से देखेंगे। और जो कालिक होता है कि अलग अलग वर्ष के अलग अलग समय में किस तरह से अक्षांशीय आधार पर भी या क्षैतिज आधार पर भी तापमान परिवर्तित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्थानिक और कालिक, टेम्पोरली और स्पेशियली दोनों आधार पर तापमान परिवर्तित होता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, या यूं कहें कि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो तापमान में वितरण जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्षैतिज वितरण है इसका मतलब होता है कि अक्षांशीय आधार पर वितरण। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो अक्षांश होते हैं, हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, इन अक्षांशों के पे क्या होता है, हर अक्षांश पर सूर्य तप जो है, इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो अलग अलग मात्रा में पहुंचती है। क्लियर है? हमने इंसोलेशन में पढ़ा था कि जो सूर्य है उसका सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन डिसाइड करता है कि किस सतह को कितना इंसोलेशन प्रोवाइड होगा। और इस इंसोलेशन से यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के जो सापेक्ष तिरछापन है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। क्लियर है? क्या बढ़ रहा है? सूर्य किरणें जो हैं, जो सौरिक विकिरण है, इन सोलर रेडिएशंस का सापेक्ष तिरछापन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये समझिए आप, सौरिक किरणों का जब सापेक्ष तिरछापन बढ़ रहा है तो इस बढ़ने की वजह से जितना ज्यादा तिरछी होती जाएंगी सूर्य की किरणें, सूर्य तप की मात्रा, इंसोलेशन की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। जितना ज्यादा तिरछापन बढ़ेगा उतना ही कम मिलेगा इनको इंसोलेशन उतना ही कम होगा। और इंसोलेशन जो है वो वायुमंडल और धरातल जो है, हमारा पृथ्वी की सतह जो है, उसकी ऊष्मा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है।
ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर जो इंसोलेशन की मात्रा ही जब कम होती जाएगी तो उससे क्या होगा, हीट यानी ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी। जब ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सौरिक विकिरण का तिरछापन जो है वो अक्षांशीय आधार पर परिवर्तित होता रहता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, जो एक अक्षांश है, माना जाता है कि प्रत्येक अक्षांश पर, अगर पूरा हम अक्षांश की बात करें तो हर अक्षांश पर सूर्य जो है उसकी किरणों का तिरछापन एक जैसा होता है, ठीक है। मान लीजिए हम बात करें कि 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। अब 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पूरी जो अर्थ पे जहां कहीं भी 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी स्थान हो, अगर 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है तो हर जगह सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन समान माना जाएगा। और इस आधार पर माना जाना चाहिए कि हर जगह पर, हर अक्षांश पर इंसोलेशन की समान मात्रा पहुंचती है, ठीक है। इसकी वजह से समान हीट होती है और समान टेम्परेचर होना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ जो है वो ऐसे कारक होते हैं जिनका हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि उनकी वजह से इंसोलेशन जो है वो थोड़ा डिफर करता है। एक ही अक्षांश पर भी इंसोलेशन की मात्रा थोड़ी थोड़ी डिफर हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ आपको एक जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसको आप समझिए। हम इसीलिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो होता है समताप रेखाओं का कॉन्सेप्ट, आइसोथर्म्स, ठीक है। यहां पर हम समझते हैं समताप रेखाएं क्या होती हैं, इन्हें आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए, आइसोथर्म या समताप रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी स्थान, जो किसी भी दो या दो से अधिक ऐसे स्थान जिनके तापमान जो है वो समान होता है उनको मिलाने वाली रेखा होती हैं, ठीक है। तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो समताप रेखाएं होती हैं, आइसोथर्म्स होती हैं। और ये जो आइसोथर्म्स होती हैं, समताप रेखाएं जो होती हैं, ये 200 अक्षांशों के समांतर होती हैं, ठीक है। अक्षांशों के समांतर होती हैं, क्लियर है। और अक्षांशों के समानांतर होने के कारण पैरेलल होती हैं अक्षांशों के, और अक्षांशों के पैरेलल होने के कारण ये किधर से किधर जाएंगी, ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कैसे भी कह सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती हैं, ठीक है। ये हमारे अक्षांश हैं, ठीक है। तो इन अक्षांशों के पैरेलल ही समताप रेखाएं आइसोथर्म्स बनाई जाती हैं। अब मैंने आपको बताया कि हर अक्षांश पर इंसोलेशन की मात्रा समान होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन प्रत्येक अक्षांश पर, एक अक्षांश की बात करें तो एक अक्षांश विशेष पर कितने भी स्थान हो सब पर, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल बताया था 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का। मान लीजिए 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कोई भी स्थान हो, हर स्थान पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन समान होगा। इसका मतलब इंसोलेशन समान होगा, इंसोलेशन समान होने का मतलब हीट समान होगी, इसका मतलब टेम्परेचर समान होना चाहिए। यानी कि जो समताप रेखा अगर 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, इतना टेम्परेचर हुआ यहाँ पे, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिल्कुल साथ साथ गुजरनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए आइडियल कंडीशन में, मगर ऐसा होता नहीं है। हालांकि समताप रेखा ईस्ट टू वेस्ट जा रही है और समांतर है, मगर इनमें कुछ विचलन उत्पन्न हो जाता है, कुछ इनमें डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है। और उसका कारण क्या होता है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसका कारण होता है कुछ स्थानीय कारक, जैसे एक सबसे बड़ा जो कारक होता है वो हमने बात की थी स्थल एवं जल का स्वभाव, ठीक है, स्थल एवं जल का स्वभाव। और हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि जो स्थल भाग हैं वो क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं, जबकि जो जलीय भाग होते हैं वो देरी से तो गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब अगर कहीं पर महासागर आ जाएंगे तो वहां पर जल को गर्म होने के लिए अधिक समय लगेगा, और जहां पर स्थल भाग हो जाएंगे वहां पर स्थलीय भाग को गर्म होने में कम समय लगेगा। यानी कि ये 15 डिग्री का अगर हम नॉर्थ लैटिट्यूड माने तो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कहीं पर तो महासागर होंगे, कहीं पर स्थल होंगे। तो जो स्थलीय भाग होंगे उन स्थलीय भागों पर तो तापमान ये जो 30 डिग्री है ये क्या होगा, मान लीजिए हम इसको लेके चलें तो मंथ के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में हम बात कर ले, मान लीजिए जनवरी के महीने की बात करें हम, ठीक है। और इसको जनवरी महीना जो है वो किसका होता है, शीतकाल होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शीतकाल है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्मकाल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कैसे है, यहाँ पर सूर्य दक्षिणायन है, सूर्य दक्षिणायन है। 22 दिसंबर को कहां पर होता है ये, मकर रेखा पर, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहां पर पहुंच जाता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब हमारा जो सूर्य है ये कहां है, यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर 22 दिसंबर को पहुंचा था, और अभी ये यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ रही हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी होंगी। अब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए हम यहाँ लेके चलें कि हमारा ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है ये हमारा, ठीक है। और ये है हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। अब हम अगर बात करें तो सूर्य के सापेक्ष तिरछापन की वजह से यहाँ पर सर्दी हो रही है, और सर्दी होने की वजह से क्या होगा कि हम मान लीजिए कि 15 डिग्री पे हम तापमान औसत मान के चले, सर्दी के दिनों में हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी समताप रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्दी के दिनों में हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा की अगर बात करें तो अब समताप रेखा अक्षांश के समांतर चलनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से अब अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए 15 डिग्री पे हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो स्थल भाग सर्दी के दिनों में अपेक्षाकृत ठंडा होगा, ठीक है, अपेक्षाकृत ठंडा होगा। स्थल भाग जल्दी से ठंडे भी तो होते हैं, तो स्थलीय भाग पर उत्तरी गोलार्ध का तापमान जो है वो मान लीजिए यहां पर 25 डिग्री है, ठीक है। तो जलीय भाग में यही तापमान जो है, जलीय भागों में यही जो तापमान है वो और ऊपर पाया जाएगा, यानी कि 25 डिग्री यहां पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि जलीय भाग जो है उनमें तापमान सर्दियों के दिनों में स्थल की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। सर्दी के दिनों में जो है वो स्थल की तुलना में जलीय भागों में तापमान अधिक होता है। तो जो 25 डिग्री की जो रेखा आ रही है वो महासागरों में उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो समताप रेखा की बात करें हम तो जनवरी में बात कर रहे हैं, तो जनवरी में समताप रेखा जो है, कोई भी समताप रेखा हो, चाहे वो कितने भी डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा हो, वो समताप रेखा महासागर की अगर बात करें तो महासागर में उत्तर की ओर मुड़ जाती है, महासागर में उत्तर की ओर कह लो या इसको ध्रुवों की ओर कह लो। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि तापमान जो है 25 डिग्री वो और भी ज्यादा उत्तर तक मिलेगा महासागर में, जबकि महाद्वीपों पर ये विषुवत के पास ही मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें हैं जनवरी के बाद, अगर हम स्थल में बात करें तो स्थलीय भागों पर क्या होगा, स्थल पर अगर देखें तो स्थल पर जनवरी में उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो समताप रेखा है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये विषुवत की ओर मुड़ जाती है,
ठीक है। तो समताप रेखाओं की बेसिक क्वालिटी क्या, इस समताप रेखा है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और ज्यादातर ये जो है वो पूर्व, ज्यादातर ये जो है वो क्या होती है, अक्षांशों के समांतर होती है और चलती पूर्व से पश्चिम है, मगर कहीं कहीं पर ये स्थानीय कारकों के प्रभाव में भी तापमान जो है उसमें अंतर आने के कारण इनमें थोड़ा विचलन या डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। और डिस्टरबेंस कैसे पढ़ा हमने, जनवरी की समताप रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो महासागरों में तो उत्तर की ओर या ध्रुवों की ओर मुड़ जाएंगी, और महाद्वीपों का तापमान जो है वो अपेक्षाकृत और दक्षिण में उतना ही पाया जाएगा समताप रेखा का, इसलिए ये महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगी, यानी विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएंगी। क्लियर है जनवरी का तापमान। अब बात करते हैं हम कि जुलाई, ठीक है। अब हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में क्या होगा भैया, अब हम जब जुलाई की बात कर रहे हैं तो जुलाई में क्या हो रहा है, जुलाई में हम समताप रेखा, तो जुलाई में सूर्य किधर है, सूर्य किधर है, उत्तरायण है, नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में कैसे है, सूर्य जो है नॉर्दर्न साइड में है सूर्य, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में कैसे है कि सूर्य जो है वो 21 जून को कहां होता है, 21 जून को ये कर्क रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है 21 जून को, ठीक है। यानी कि जुलाई के महीने में सूर्य उत्तरायण ही रहता है, वापस जब नीचे आएगा तो 22 सितंबर को ये वापस यहाँ आता है। यानी कि जुलाई के महीने में अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में वही 15 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हम बात कर रहे हैं, और 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं वही हमारा ये अफ्रीका को ही हम देख रहे हैं, और इधर हमारा वही अटलांटिक है, ठीक है। अब देखिए 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर अब इस टाइम सूर्य कहाँ चमक रहा है, सूर्य जो चमक रहा है वो चमक रहा है लगभग कर्क रेखा के पास, और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री से नीचे सूर्य की किरणें कैसे जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं, और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं। इस वजह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ क्या है, गर्मी है, ठीक है, समर है। इस समर की वजह से क्या होगा कि जब हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी समताप रेखा की बात करें तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि जो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो 30 डिग्री है वो यहां पर और भी ऊंचाई पर, यानी कि यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो महासागरों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और भी दक्षिण तक ही मिल जाएगा। इसलिए जो भी यहां पर हम देखेंगे समताप रेखाएं वो ऐसे होंगी, कैसे होंगी कि स्थल भागों में जो तापमान है वो और भी अधिक उत्तर तक, नॉर्थन हेमिस्फीयर में और भी अधिक उत्तर तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा जाएगी, जबकि अगर महासागरों की बात करें तो महासागरों में ये तापमान जो है 30 डिग्री वो नीचे तक होगा। और ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पर महासागरीय भाग कम गर्म हुए हैं जबकि स्थलीय भाग अधिक गर्म हो चुके हैं उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के महीने में। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जस्ट रिवर्स हो जाएगा जो जनवरी में हुआ था, जनवरी में हुआ था उसका जस्ट रिवर्स कैसे हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं जुलाई की तो जुलाई में ये होगा कि जो समताप रेखा है, जुलाई में समताप रेखा स्थल पर हो जाएगी उत्तर की ओर विचलित, या तो उत्तर की ओर बात कर लें या फिर ध्रुव की ओर मुड़ जाएगी।
क्यों मुड़ेगी? क्योंकि यहाँ स्थल अधिक गर्म हो रहा है, इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर और भी उत्तर तक मिल जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें स्थल पर उत्तर की ओर मिल जाएगी, और अगर हम यही बात करें कि जल पर क्या होगा, तो जल पर या फिर महासागरों पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी, या हम कहें ये विषुवत की ओर होगी। क्लियर है? स्थल भाग अधिक गर्म है, इसलिए उत्तर में अधिक चली जाएगी जुलाई के महीने में, जबकि महासागर जो है वो कम गर्म है, इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे जुलाई जो है उसका तापमान परिवर्तित होता रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्थल भाग में जुलाई के महीने में ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से समताप रेखाएं जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, और ये समताप रेखाएं जो हैं वो ही क्षैतिज वितरण को दिखाती हैं। अब हम बात करें क्षैतिज वितरण की, तो हमने इससे क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि हम जब विषुवत रेखा पर बात कर रहे हैं, तो विषुवत रेखा से और हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तर में जाएं चाहे हम दक्षिण में जाएं, तो जो तापमान है उसमें क्या आएगी? गिरावट आएगी। तापमान में गिरावट आएगी। और तापमान में गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उनका सापेक्ष तिरछापन बढ़ता जा रहा है, और सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछापन बढ़ने के कारण इंसोलेशन में डिफरेंस आ रहा है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो तिरछी हो रही है, इसकी वजह से सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी। क्योंकि जो तिरछी किरणें होती हैं उन तिरछी किरणों को अधिक क्षेत्र को कवर करना होता है। इस वजह से तापमान का जो वितरण है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, अधिक क्षेत्र को कवर करना होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्यताप अधिक क्षेत्र को गर्म करेगा तो कम मिलेगा, हीट कम मिलेगी। मगर सीधी किरणें जो होती हैं, इन सीधी किरणों को बहुत कम क्षेत्र में ही ये गर्म करती हैं, इसलिए यहाँ पर हीट ज्यादा होती है। ठीक है, और जहां हीट ज्यादा होगी वहां तापमान अधिक होगा, क्योंकि तापमान जो है वो हीट का ही एक महसूस करने वाला फैक्टर, आभासी कारक होता है। हीट बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन सीधी होंगी तो सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी, हीट अधिक मिलेगी और अधिक मात्रा में तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो विषुवत पे क्या हो रहा है? विषुवत रेखा पर जो इक्वेटर जो है, इस पर सूर्य की किरणें अधिकतर समय जो है वो लगभग सीधी रहती हैं, और यहाँ पर क्या होता है विषुवत पर? यहाँ पर देखें तो सूर्य जो दिन और रात की अवधि जो है ना वो भी बराबर रहती है, और सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन जब होएगा तो वो यहाँ पर क्या होगा? 2 बार तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, 2 बार टेम्परेचर मिनिमम होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ तापमान अधिक होता है, और उत्तर में जाते जाते सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन बढ़ते जाने की वजह से सोलर रेडिएशन कम प्राप्त होता है, और इस वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट होती जाती है। तो एक लाइन में आप समझे कि भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जाने पर क्षैतिज तापमान का वितरण जो है, जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मान कम होता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समताप रेखाओं को समझा कि आइसोथर्म्स क्या होती हैं और आइसोथर्म्स बनी क्यों हैं। देखिए, आइसोथर्म्स का निर्माण क्यों हुआ है? आइसोथर्म्स का निर्माण जो मैंने एक आपको बताया कारक कि इसका निर्माण सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि माना यह जाता है कि हर अक्षांश पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन अलग अलग होता है। इस वजह से हर अक्षांश पर चाहे कोई भी स्थान हो, एक अक्षांश पर चाहे कितने भी स्थान हो, आदर्श रूप में अगर माने तो आइडियल कंडीशन में हर जगह सूर्य ताप की मात्रा समान पहुंचनी चाहिए। मगर स्थल और जल के स्वभाव की वजह से महासागर और महाद्वीपों पर जो हमारी समताप रेखाएं हैं उनका डिफ्लेक्शन होता है, डिस्टरबेंस होता है, और उत्तरी गोलार्ध में वो जनवरी और जुलाई के महीने में महासागर और महाद्वीपों पर विचलित होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आइसोथर्म्स को पढ़ लिया कि आइसोथर्म्स होती क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो तापमान है इसका प्रादेशिक वितरण अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें
पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो ग्लोबली इसका जो है प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और हमें तापमान की कौन कौन सी पेटियां दिखाई देती हैं, कौन कौन से जोन हमें तापमान के दिखाई देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो देखते हैं तापमान का प्रादेशिक वितरण कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं तापमान का प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम कि किस तरह से तापमान जो है उसमें रीजनली डिफरेंस आता है। तो सबसे पहली जो हमारी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा ग्लोब पे देखते हैं, उसमें सबसे पहली हमारी जो पेटी आती है वो आती है 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर रीजन या विषुवतीय क्षेत्र या विषुवतीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो इस विषुवतीय प्रदेश की क्या विशेषता होती है ये समझिए आप। देखिए, जो विषुवतीय प्रदेश है इस पर सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादातर समय क्या है, सीधी पड़ती हैं और वर्ष में 2 बार यहाँ क्या होगा, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने के कारण वर्ष में 2 बार तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और 2 बार मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ अधिकतर समय पड़ती हैं इसलिए यहाँ पर जो तापमान है वो क्या होगा, वर्ष भर उच्च तापमान होता है, पूरी साल जो है यहाँ तापमान अधिक होता है। ठीक है, कहां पर, विषुवतीय क्षेत्रों में। भाई सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादातर पड़ती रहती हैं तो सूर्य ज्यादातर समय यहाँ पे चमकता है, इस वजह से उच्च तापमान होता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों वो वर्ष भर उच्च तापमान होने की वजह से अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक तापांतर जो है, जो इनका डेली जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। दैनिक तापमान डिफरेंस 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होता है। ठीक है, और वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो वार्षिक तापांतर तो यहाँ पर नगण्य होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर तापमान उच्च बना रहता है और यहाँ पर हम ज्यादातर शीत और ग्रीष्म ऋतु जो है वो ऋतु परिवर्तन भी बहुत कम होता है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का आभास नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इक्वेटर रीजन में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में कहीं पर सर्दी भी महसूस होगी और फिर बाद में 6 महीने बाद गर्मी भी होगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन बहुत कम होता है और विषुवतीय प्रदेशों में अधिकतर समय जो है वो वर्ष के अधिकतर समय तापमान उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो दूसरी पेटी लेते हैं हमारे, वो आती है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 5 डिग्री साउथ से 12 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दोनों ही गोलार्धों में ये बन रही है। तो इसको बोला जाता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर भी सूर्य की किरणें जो है वो वर्ष के अधिकांश समय में जो है वो सीधी पड़ती है और यहाँ पर भी यही होता है कि सूर्य जब उत्तरायण जाएगा तो यहाँ पर अधिकतम तापमान होगा, जब सूर्य वापस दक्षिणायन आएगा तब यहाँ फिर अधिकतम तापमान होगा, सूर्य के दक्षिण की तरफ जाने पर यहाँ पे न्यूनतम तापमान होता जाता है। ठीक है, तो वर्ष के 2 बार तो यहाँ अधिकतम तापमान होगा, वर्ष में 2 बार न्यूनतम तापमान होगा। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि कैसे परिवर्तित होता है, कैसे परिवर्तित होता है। देखिए, सूर्य उत्तरायण कब होता है, सूर्य जो है वो यहाँ पर मान लीजिए 21 मार्च को है तो 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होगा और 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है बसंत विषुव, बसंत विषुव बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और बसंत विषुव से उत्तर में जब 21 जून आ रहा है तो 21 जून पर यहाँ क्या हो रही है, ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति हो रही है उत्तरी गोलार्ध में। फिर 21 जून के बाद वापस नीचे आएगा और यहाँ पर 22 सितंबर को फिर से ये कहाँ जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा। सूर्य की किरणों का सीधा कहाँ पड़ेंगी, 22 सितंबर को इक्वेटर पे पड़ेंगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा शरद विषुव। ठीक है, शरद विषुव हो जाएगा। फिर जब वापस दक्षिण की ओर जब ये आएगी तो वापस दक्षिण की ओर आने पर यहाँ पहुंचेगी 22 दिसंबर को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 22 दिसंबर को जब ये यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचने पर सूर्य की किरणें जो है वो
क्या होंगी, मकर रेखा है, ये मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब दक्षिण गोलार्ध में तापमान अधिक होगा। तो इस तरह से सूर्य जो है उसके उत्तरायण और दक्षिणायन होने से 2 बार उच्च तापमान और 2 बार निम्न तापमान होता है। तो इंटरट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों तापमान तो वर्ष भर उच्च होता है, मगर अगर हम तापमान की बात करें तो जो सबसे गर्म माह है, सबसे गर्म जो मंथ है, उसका औसत तापमान अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और सबसे ठंडे माह की अगर हम बात करें, सबसे ठंडा जो माह होता है, जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, उसका तापमान यहाँ 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो दैनिक तापांतर जो है वो भी कम होता है और वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें दैनिक तापांतर की, हम यहाँ पर बात करें कहां पर, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो दैनिक जो हम तापांतर देखते हैं, डेली जो मॉर्निंग और नाइट के तापमान, दिन के तापमान, डे और नाइट के जो टेम्परेचर है उसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो दैनिक तापांतर यहां पर हो जाएगा लगभग 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और वार्षिक तापांतर की अगर हम यह बात करें तो यहां वार्षिक तापांतर जो है वो 12 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है, ठीक है। कहां पर पाया जाता है, इंटरट्रॉपिकल रीजन के अंदर। इंटरट्रॉपिकल रीजन में जो है इसमें 12 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वार्षिक तापमान तक पाया जाता है। अब जब तापांतर बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए विषुवतीय प्रदेश में भी वर्ष भर उच्च तापमान था, पर यहाँ वार्षिक तापांतर ज्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इंटरट्रॉपिकल रीजन जो है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन महसूस किया जा सकता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन जो है उसका पता चल जाता है, यानी सर्दी और गर्मी की ऋतु का पता चल रहा है, क्योंकि 28 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे गर्म माह है, सबसे ठंडा माह 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह अंतरा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें ऐसा होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य की किरणें जो है उनका क्या हो रहा है, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है, और फिर भी यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है उनका सापेक्ष तिरछापन बढ़ता रहता है। इसके बाद जो अगला हमारा जोन आता है, अगला जो हमारा जोन आता है उसकी हम बात करते हैं। अगला हमारा आता है जोन दोस्तों 12 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का क्षेत्र आता है हमारा। और ये क्षेत्र जो है 12 डिग्री से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ले लीजिए, या 12 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर लीजिए। इस बीच का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब इस ट्रॉपिकल रीजन में देखिए, यहां पर देखिए जो सबसे अधिक तापमान जो पाया जाता है संपूर्ण धरातल पूरी पृथ्वी पर, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्षेत्र कैसा है, इसको हम अयनवर्ती क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको अयनवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या गुजर रही है, यहाँ पर जा रही है हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी हमारे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजर रही हैं, और इन्हें अयन बोलते हैं, तो इन्हें अयनवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। और दोस्तों इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो माना जाता है कि लगभग 17.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इस क्षेत्र में पृथ्वी का मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तापमान का मंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे ये वाला मंडल और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और अगर औसत रूप से अगर आपको कोई एक लैटिट्यूड दे देता है, सिर्फ एक अक्षांश की अगर बात करें, तो औसत रूप से अगर एक अक्षांश की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो सबसे अधिक तापमान का क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका डिफरेंस सुनिए। हमने देखिए इक्वेटर रीजन को पढ़ा है, इक्वेटर रीजन में हमने पढ़ा कि सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ पर सीधी पड़ती है अधिकांश समय, ठीक है। मगर हम देखें तो इक्वेटर रीजन जो है उसमें, इक्वेटर रीजन जो है हमारा, उसमें सूर्य की किरणें जो है वो
मात्र कितने दिन, मात्र 30 दिन ही सीधी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर रीजन में सूर्य की किरणें जो है वो मात्र 30 दिन ही सीधी पड़ती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है इसमें लगभग 86 डेज जो है वो सीधी किरणें होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य जब एक बार उत्तरायण होएगा तब भी यहां से गुजरेगा, और सूर्य जब दक्षिणायन होगा तब भी यहां से गुजरेगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा फिर वापस जाएगा, तो अधिकांश मतलब 86 डेज जो है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि इक्वेटर रीजन में मात्र 30 दिन पड़ती हैं। तो इसका मतलब कि ज्यादा इंसोलेशन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर सूर्य यहां पर मिलेगा, 86 दिन जहां मिल रहा है वहां पर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है उसमें और इक्वेटर रीजन में डिफरेंस ये भी होता है कि इक्वेटर रीजन में दोस्तों यहां पर जो है वो ज्यादातर आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, और बादलों का निर्माण होता है, यानी ये प्रदेश जो है वो मेघाच्छादित अधिक होता है। और मेघाच्छादित क्षेत्र जो होता है जहां क्लाउड्स अधिक होते हैं वहां पर क्या होगा, सौरिक जो विकिरण आ रही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चीजें, सौरिक विकिरण जो आ रही है, सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसका प्रत्यावर्तन अधिक होगा। प्रत्यावर्तन अधिक होगा, सूर्य की किरणें जो है वो ऊपर से जब बादल बन रहे हैं उन बादलों से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाएंगी। जब सौरिक विकिरण कम प्राप्त होगा धरातल को तो उसकी वजह से यहाँ पर तापमान थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो सौरिक विकिरण जो है, एक तो पहली बात तो 30 ही दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ऊपर से सौरिक विकिरण जो है वो आ ही नहीं पा रहा है धरातल पर। जब धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ पर तापमान थोड़ा कम होगा। जबकि इस क्षेत्र में जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, इस क्षेत्र में क्या होता है, जो आसमान है वो दोस्तों साफ रहता है, आसमान साफ रहता है, यहाँ पर बादलों का निर्माण ज्यादा होता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी और सूर्य किरणें धरातल पर पहुंचकर इंसोलेशन प्रोवाइड करेंगी, हीट प्रोवाइड करेंगी और तापमान बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर रीजन में एक और माना जाता है कि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा जो है वो भी अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य तप जो है, जो सूर्य तप है वो वाष्पीकरण में अधिक खर्च होता है। यहां पर ज्यादातर देखा गया है कि इक्वेटर रीजन जो है यहाँ पर महासागरीय क्षेत्र अधिक है, वर्षा अधिक होती है, और यहाँ पर जो जल, जो सूर्य तप की इंसोलेशन की मात्रा है वो वाष्पीकरण में अधिक खर्च होती है, जबकि यहाँ पर दोस्तों वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, अब जो वाष्पीकरण होगा नहीं, वाष्पीकरण में ऊष्मा खर्च ही नहीं होगी तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, और यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है तो सूर्य तप जो है वो किस में खर्च हो रहा है, ऊष्मा जो है वो किस में खर्च हो जा रही है, वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक रीजन और माना जाता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र है ये। ठीक है, उच्च दाब का क्षेत्र है और इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पृथ्वी चक्रवातीय दशाएं अधिक होती हैं। ठीक है, पृथ्वी चक्रवातीय दशाएं अधिक होती हैं क्योंकि इक्वेटर रीजन पे जब तापमान होता है तो यहां से जो वायु है, वायु राशि गर्म होके ऊपर उठती है और ऊपर उठ के दोनों तरफ फैलती है और फैल के इस क्षेत्र में नीचे बैठती है। ट्रॉपिकल रीजन में सबसिडेंस होता है, नीचे की ओर आती है, और इस वजह से यहाँ पर दोस्तों हाई प्रेशर जोन होता है, और हाई प्रेशर जोन होने की वजह से यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से अगर देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में जो हमारा मेनली एरिया हम बात करें 17.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या औसत रूप से एक लैटिट्यूड की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और अगर पूरा ही हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो हम मानेंगे कि 12 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का जो क्षेत्र है वो अधिकतम तापमान का क्षेत्र होता है। पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक तापमान जो है वो यहीं पर मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों अभी तक का सबसे अधिक तापमान जो दर्ज किया गया है वो कहाँ किया गया है, इसी क्षेत्र में है, वो है अल अजीजिया।
अल अजीजिया जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें लीबिया के अंदर है। ये लीबिया में ये जो क्षेत्र है यहाँ 1983 में रिकॉर्ड किया गया था 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो अब तक का धरातल पर सर्वाधिक तापमान है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ है? ये इसी ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां सबसे अधिक तापमान क्यों हो रहा है, इसका हमने रीजन देखा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर लीबिया में क्या है, सहारा का मरुस्थल है यहाँ पे। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जहां पर ग्रीष्म काल होता है, गर्मी के दिन होते हैं, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन जो है इसमें क्या है, लगभग 14 घंटे दिन होता है। ठीक है, तो 14 घंटे सूर्य की किरणें मिलती हैं, कब? गर्मी के दिनों में। तो इतने लंबे टाइम तक जब सूर्य की किरणें मिलेंगी, तो चूंकि पहली बात तो ये रेगिस्तानी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति भी नहीं है, तो सूर्य की किरण जो है वो वनस्पति नहीं है, बादल नहीं है, आसमान साफ है, लंबे समय तक सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो धरातल अधिक मात्रा में इंसोलेशन प्रदान मिलेगा, और इंसोलेशन अधिक मिलेगा तो ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी तो तापमान बढ़ेगा। इसी वजह से जो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है अल अजीजिया, लीबिया में, यहाँ पर तापमान अधिक पाया गया है। इस वजह से दोस्तों ये 12 से जो 25 डिग्री का हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें दैनिक तापांतर भी अधिक होता है और वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। अगर हम यहाँ पर वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर 15 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वार्षिक तापांतर होता है। और अगर यहाँ हम सबसे गर्म माह की बात करें तो सबसे गर्म मंथ जो होता है उसका तापमान यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान होता है। और सबसे ठंडे मंथ की अगर हम बात करें तो सबसे ठंडे माह का तापमान यहाँ लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन में तापमान जो है वो वार्षिक तापांतर अधिक है और दैनिक तापांतर भी यहाँ पर जो है वो उच्च है। ठीक है, तो वार्षिक और दैनिक तापांतर उच्च होता है। सर्दी और गर्मी की ऋतुएं जो हैं उनका क्लियर कट आभास होता है। ठंडी के दिनों जो होते हैं उनमें तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और गर्मी के दिनों में औसत तापमान जो है उच्च तापमान, सबसे गर्म महीने का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और सबसे अधिक तापमान पूरे धरातल पर, ग्लोब पर देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करते हैं। मैंने आपको ट्रॉपिकल और इक्वेटर रीजन में क्या डिफरेंस है, क्यों तापमान यहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये बता दिया है। इसके बाद जो अगला हमारा क्षेत्र आता है वो आता है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसे बोला जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा पाया जाता है 25 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 25 डिग्री से 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, इस क्षेत्र में आते आते सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादा तिरछी होने लग जाएंगी, क्योंकि सूर्य मैक्सिमम कहाँ चमकेगा? सीधा कर्क रेखा तक। कर्क रेखा तक ही सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी जाती हैं। कर्क रेखा से ऊपर जब जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन होने लगता है। इस वजह से 21 जून के बाद की जो अगर बात करें तो ऊपर में तो सूर्य जाएगा नहीं, इसलिए सूर्य की किरणों का यहाँ क्या होता है? सापेक्ष तिरछापन बढ़ने लगता है। अब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर इंसोलेशन कम मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ पे तापमान जो है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ के हम तापमान की बात करें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर तापमान जो है सबसे गर्म माह के तापमान की अगर हम बात करें तो गर्म मंथ का जो तापमान है वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
ठीक है। और अगर हम ठंडे की बात करें, सबसे ठंडे माह के तापमान की बात करें, तो ये लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है। अगर हम वार्षिक तापांतर की यहां पर बात करें, तो यहां पर वार्षिक तापांतर जो है वो लगभग पहुंच जाता है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है वार्षिक तापांतर। ठीक है। और दैनिक तापांतर भी यहाँ पर अधिक होता है, ये तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापांतर है, और दैनिक तापांतर तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो क्या है सीधी भी पड़ेंगी और मतलब तिरछी भी पड़ेंगी दिन में, और रात में तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो तापमान और कम होगा। ठीक है। तो इस तरह से उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें वार्षिक तापांतर कम होता है, और यहाँ पर तापमान जो है वो ट्रॉपिकल रीजन से भी कम पाया जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो हमारा क्षेत्र आता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद, वो आता है हमारा टेम्परेट रीजन या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो कि 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच नॉर्थ में, और 45 से 66.5 के बीच ही साउथ लैटिट्यूड के रीजन में पाया जाता है। ये है हमारा टेम्परेट रीजन, या इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों। और शीतोष्ण कटिबंध की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो सर्दी के दिन है वो ठंडे होंगे और गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहेगा। यानी कि इनमें अगर डायurnal रेंज देखें, दैनिक तापांतर देखें, तो यहाँ पर दैनिक तापांतर जो है वो सबसे अधिक पाया जाएगा। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध की विशेषता यह कि दैनिक तापांतर अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है। और साथ में यहाँ पर वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। सर्दी के दिन जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे होंगे, गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होगा। अगर हम यहाँ बात करें सबसे गर्म माह की, हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, गर्म महीने का तापमान। और अगर हम ठंडे माह की बात करें, सबसे ठंडा महीना, सबसे अधिक कोल्ड जो होगा वो होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गर्म का महीने का और ठंडे महीने का तापांतर। इस तरह से अगर देखें हम, तो जो वार्षिक तापांतर है इसका वो लगभग 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच है, इसमें वार्षिक तापमान 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सबसे गर्म माह 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ठंडा माह -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में क्यों हो रहा है? ये अब यहाँ सूर्य की किरणें और ज्यादा तिरछी होने लगी हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन अधिक होने लगा है। तो गर्मी के दिनों में यह तापमान अधिक रहेगा, सर्दी के दिनों में तापमान कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर ग्लोब के सर्वाधिक तापांतर की अगर हम बात करें, तो वो हमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्षेत्र जो आता है वो आता है टुंड्रा रीजन। ये क्षेत्र जो है हमारा वो क्या है? टुंड्रा है। टुंड्रा रीजन जो है हमारा ये है 66.5 डिग्री से और 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है। ये क्या है? टुंड्रा रीजन है। और टुंड्रा रीजन जो है वो क्या है? इस 66.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें जो है वो तिरछापन जो है वो होता है, और 66.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें लगभग पहुंच पाती हैं। इसके उत्तर में सूर्य की किरणें जो है वो बहुत कम पहुंचती है। यहाँ बात करें हम तो इतना अधिक तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का कि ज्यादातर समय ये धरातल के समांतर हो जाती है।
ठीक है, सूर्य की किरणें जो हैं वो इतनी अधिक तिरछी होती हैं कि वो लगभग समानांतर हो जाती हैं। इस वजह से सूर्य ताप ज्यादा प्रदान नहीं कर पाती है दोस्तों, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सर्दी और गर्मी दोनों में ही तापमान जो है वो कम रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे गर्म माह की बात करें हम, और हम बात करें यहाँ पर सबसे ठंडे माह की बात करें, तो सबसे गर्म माह यहाँ पर लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और सबसे ठंडा मंथ है वो यहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कितना भी अगर हम 16 डिग्री, तो सबसे गर्म माह जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है, जबकि सबसे ठंडा जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर पहुंच जाएगा टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और जो टुंड्रा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे धरातल पर पाए जाने वाले जो सबसे कम तापमान है वो दूसरा सबसे कम तापमान यहाँ पाया जाता है। दूसरा सबसे कम तापमान हमें यहाँ मिला है। कहां पे मिला है? वर्खोयंस्क। वर्खोयंस्क है, और ये कहाँ है? रशिया के अंदर है वर्खोयंस्क। यहाँ पर तापमान जो है वो -68 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। ठीक है, तो वर्खोयंस्क जो है वो इस टुंड्रा रीजन में ही है, जो रशिया है इसके उत्तर में, रशिया के उत्तरी भाग में -68 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्ज किया गया है वर्खोयंस्क में। तो दूसरा सबसे कम तापमान जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे तापमान इतना अधिक कम होता है कि यहाँ भी अगर हम वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर भी वार्षिक तापांतर जो है वो 60 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। जो ठंडे दिन है वो इतना ठंडा हो जाता है कि तापमान जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। और अधिक जब गर्मी के दिन हो, जब गर्म माह होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब यहाँ पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्खोयंस्क जो है वो अगर पूछा जाए तो कहाँ है? वो टुंड्रा रीजन के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ध्रुवीय क्षेत्र, जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वो देखते हैं हम कि जो हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पोलर रीजन्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पोलर रीजन्स जो है दोस्तों, ये हमारे जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के चारों ओर का जो क्षेत्र है ये पोलर रीजन है। ठीक है, और इस पोलर रीजन में तो तापमान अपने आप में ही कम है। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है यहाँ पर क्या होगा कि वर्ष के अधिकांश समय जो पूरा धरातल है वो हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा तापमान जो है वो लगभग माइनस में ही रहता है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो सर्वाधिक, जो धरातल का सबसे कम तापमान है, सर्वाधिक कम तापमान जो हमें मिला है वो हमें अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका का ओस्टोक जो है, अंटार्कटिका के ओस्टोक में पाया गया है। ठीक है, और ओस्टोक में तापमान हमको कितना मिला है? ये हमें ओस्टोक में तापमान मिला है दोस्तों -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंटार्कटिका के ओस्टोक में -89 डिग्री सेंटीग्रेड धरातल का पृथ्वी का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है अंटार्कटिका के ओस्टोक में, जो कि साउथ पोल जो है उसके पास है। ठीक है, तो ये तो वर्ष भर आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ तो तापमान अपने आप ही बहुत कम मात्रा में रहेगा। और यहाँ पर जो है वो वार्षिक तापांतर भी अधिक होगा, और सूर्य का प्रकाश जो है वो पहुंच ही नहीं पाता है पोलर रीजन्स में। ठीक है, पोलर रीजन सूर्य का प्रकाश जो है वो तो पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर सर्वाधिक कम तापमान अंटार्कटिका में मिलता है। तो हमने सारी जो जितने भी हमारे जो टेम्परेचर के आधार पर हमने प्रादेशिक वितरण किया था अक्षांशीय आधार पर, वो देख लिया। इक्वेटर रीजन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ,
इंटर ट्रॉपिकल रीजन 12 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, ट्रॉपिकल देखा 25 से 12 के बीच में, सब ट्रॉपिकल 45 से 25 के बीच में, टेम्परेट रीजन शीतोष्ण 66.5 से 45 के बीच में, इसके बाद टुंड्रा देखा हमने कि 75 से 66.5 के डिग्री के बीच में, और पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र है पोल्स के पास का चारों ओर का जो क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्षैतिज वितरण प्रभावित होता है। मैंने आपको समताप रेखाएं बताई, समताप रेखाएं कैसे मुड़ रही हैं, क्यों मुड़ रही हैं, ये हमने देखा, और साथ में हमने तापमान का क्षैतिज वितरण देख लिया। अगले वीडियो में हम तापमान का लंबवत वितरण देखेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ आप एक बात जो मैं आपको बताना रह गया है वो समझिए कि जो समताप रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, जो समताप रेखाएं होती हैं, ये समताप रेखाएं हमेशा सागर तल के साथ ली जाती हैं, सागर तल पर ली जाती है। सागर तल पर मतलब यहाँ पर समताप रेखाओं का जो तापमान लिया जाता है, समताप रेखाएं हैं इसमें सागर तल पर तापमान को दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सागर तल पे कैसे लेंगे, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हम मान लें कि यहाँ तो सागर तल है और ये क्षेत्र सागर तल से मान लीजिए कि 1 किलोमीटर ऊंचा है, सागर तल से 1 किलोमीटर ऊंचा है, तो इसकी जो ऊंचाई है उसकी वजह से यहाँ पे तापमान में कमी आ गई होगी, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, नॉर्मल लैप्स रेट होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो इतनी ऊंचाई पर जाने सागर तल से 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी आ गई होगी। तो अगर हम समताप रेखा बनाएंगे तो किसी एक आधार पे तो बनाएंगे, एक ही तल पे तो बनाएंगे, अलग अलग तल पे थोड़ी बना देंगे। तो क्या किया जाता है, इसका जो स्थानीय तापमान जो होता है, जो यहाँ पर जो वास्तविक तापमान है किसी का, ठीक है, इस वास्तविक तापमान या स्थानीय तापमान में 6.5 डिग्री यानी 6 डिग्री एक एवरेज में इसको 6 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा, अब 1 किलोमीटर का हमने जो डिफरेंस है, जो ऊंचाई का डिफरेंस है वो कम कर दिया। ठीक है, ऊंचाई का अंतर जो था वो अब कम कर दिया हमने, ऊंचाई का अंतर हमने खत्म कर दिया और हर स्थान जो है वो अब सागर लेवल पे मान लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम इसको यहां ले आए और यहां लाने पर क्या होगा, सागर तल के लेवल पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दिया। तो जितनी भी समताप रेखाएं बनाई जाती हैं वो अगर पूछा जाए कि समताप रेखाएं किस आधार पर बनाई जाती हैं, तो आप याद रखिए कि समताप रेखाएं सागर तल पर बनाई जाती हैं, सागर तल पर तापमान दर्ज किया जाता है। और अगर कोई क्षेत्र ऊंचा है तो उसको रिड्यूस करके उसकी ऊंचाई को घटाने के लिए उसमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जोड़ दिया जाता है। ये एक फैक्ट मैं आपको इसमें बताना भूल गया था, जो मैंने आपको एंड में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए और तापमान वितरण को मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तापमान के लंबवत वितरण के साथ। थैंक यू सो मच।